मोदी का मास्टर स्ट्रोक, राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी पर दांव, आदिवासी के सहारे सियासत। 2023-24 का चुनाव जाति पर दांव। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान तक असर। ये तस्वीरें भोपाल बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां बड़े धूमधाम से जनजातीय उत्सव मनाया गया। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर आभार कार्यक्रम रखा गया। मानो पूरा भाजपा दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। जिसमें सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत पार्टी के दिग्गजों ने शिरकत की। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। खुशी का आलम ये था कि सीएम शिवराज और वी.डी. शर्मा अपने आप को परंपरागत धुनों पर थिरकने से रोक नहीं पाए। सीएम शिवराज ने आदिवासियों को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासी समाज को वोट का जरिया बनाया, जबकि बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में हमेशा से ही आदिवासियों के हित में काम किया। आज तो आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि जो किसी ने नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया। आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण के कुछ नहीं किया। शोषण किया, केवल झोपड़ी में पड़ा रहने दिया। हमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हालांकि कांग्रेस का भी फोकस आदिवासियों पर है, उसकी अपनी रणनीति है। लिहाजा बीजेपी की कवायद पर कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। कहा कि बीजेपी कोई भी कोशिश करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रपति पद हमारी अस्मिता, देश के सम्मान, गरिमा से जुड़ा होकर एक संवैधानिक पद है। एनडीए ने जो अपने राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को घोषित किया है, उन्हें भी आदिवासी बताकर इवेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक नौटंकी कर रही है। कम से कम इस पद को तो छोड़ दीजिए। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, इन राज्यों में आदिवासी मतदाता किंग मेकर माना जाता है। मध्य प्रदेश में साल 2018 में बीजेपी की सत्ता से विदाई में आदिवासी समुदाय की अहम भूमिका रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में आदिवासी समाज का योगदान रहा है। लिहाजा समय रहते बीजेपी आदिवासियों को जोड़ने में लगी है। बड़ा सवाल ये भी कि आखिर कब तक धर्म और जाति चुनाव में अहम मुद्दे बनकर छाए रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा साधेंगे आदिवासी जीतेंगे जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या कास्ट फैक्टर बनेगा आगामी चुनाव के लिए जीत का फॉर्मूला? आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन? क्या द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने खेला बड़ा दांव? सियासत के केंद्र में कब तक रहेगा आदिवासी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश और समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जनजाति समाज के उत्थान के लिए एक प्रण सा लिया है और लगातार, चाहे आदिवासी गौरव दिवस की बात हो या
जनजाति जो समाज है उसके जो महापुरुष हैं, रानी कमलापति जी हों, टंटिया भील हों, इन सारे महापुरुषों को उनके जन्म दिवस पर, उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जाए, उनके स्मारक बनाए जाएं, उनसे संबंधित साहित्य का प्रचलन किया जाए, उनको हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। कुल मिलाकर आदिवासी समाज की इस देश में सहभागिता को, इस देश में आदिवासी समाज के योगदान को रेखांकित किया जाए। इसको एक नज़रिए से इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि यह आदिवासी समाज को रिझाने की कवायद है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम आदिवासी समाज के हितैषी हैं, उनके उत्थान के लिए कृत संकल्पित हैं और अंतिम व्यक्ति का उदय भारतीय जनता पार्टी की मूल अवधारणा है, तो हम उसी के तहत काम करते हैं। अब माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रपति के नाम के लिए जिनका चयन किया है वो अनुसूचित जनजाति समाज से हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने उस नाम को आगे बढ़ाया है और उसको लेकर अब वो यही कह रहे हैं कि हम इस समाज के सच्चे हितैषी हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी में जश्न हुआ, नाच गाना हुआ, उत्सव मनाया गया। कांग्रेस इसको पॉलिटिक्स करार दे रही है कि ये इवेंट की और ड्रामे की पॉलिटिक्स। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मृगेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल राजपाल जी, क्या आदिवासी वोट बैंकों और जनजातीय समाज को साधने की कवायद है? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का नाम क्या उसी नीति का हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक अनुष्ठान के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी और उस वैचारिक अनुष्ठान में जहां एक तरफ राम मंदिर 370 जैसे विषय थे, वहीं दूसरा एक हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत था। अंत्योदय का सिद्धांत ये है कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति जो मुख्य धारा में आना चाहता है, जिसे मुख्य धारा में लाने का काम अगर हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। ये हमारे उस वैचारिक अनुष्ठान का आधार है। और जब हम सरकार में आए तो हमने भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से, तमाम तरह से हमारा लक्ष्य ये रहा कि कैसे हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाएं। अगर देश के प्रथम नागरिक बनाने की बात भी आई और उस समय भी हमारे जब पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए ने विचार किया कि उम्मीदवार कौन हो, तो उस समय भी इस बात का ध्यान रखा गया जो हमारा वैचारिक अनुष्ठान जिसको लेकर हमने यात्रा प्रारंभ की। और ऐसा करते हुए हमने द्रौपदी मुर्मू जी का उम्मीदवारी में नाम तय करने का काम किया। हमारे संगठन ने ये नाम तय करने का काम किया और जो हम कहते हैं वो करते हैं, यह बात साबित करते हुए समाज के अंदर अपना विश्वास अर्जित करने का काम किया। जब समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इस प्रकार के व्यक्ति को लाकर और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम जब हुआ तो निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर और देश स्तर पर एक संदेश भी जाने का काम हुआ और संदेश के साथ साथ में उस वर्ग को एक गर्व की अनुभूति हुई इस बात को लेकर कि अब हमारी तरफ देखने वाला कोई राजनीतिक दल है। क्योंकि इसके पहले तो जो राजनीतिक दल सत्ता में रहे, जिनके पास स्पष्ट बहुमत रहा, 400 सांसद रहे, जिनके पास देश के अधिकांश राज्यों में सरकारें रही, जो स्पष्ट बहुमत से निर्विरोध तरीके से राष्ट्रपति बना सकते थे, परंतु आदिवासी समाज से, आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने में 60 साल क्यों लगे, ये प्रश्न भारत की जनता और विशेष करके हमारा वो जनजाति बंधु पूछता है उन राजनीतिक दलों से जो लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र के माध्यम से सत्ता में रहे, जिनका स्पष्ट बहुमत रहा, जो चाहते तो कभी भी बना सकते थे, परंतु उन्होंने सिर्फ किसी घराने विशेष और वर्ग विशेष और उनके आसपास के उन लोगों को ही अवसर देने का काम किया जो कहीं न कहीं जिनको वो मोबिलाइज करना चाहते थे। सदैव से इस प्रकार का वर्ग जो शोषित था, वांछित था, उस वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया। मैं आज के इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके मोदी जी का ये जो निर्णय है, इस निर्णय की हम का साधुवाद करते हैं।
आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और यही काम आज भोपाल के अंदर हमारे जनजातीय समाज के तमाम नेता और समाज के सभी वर्ग के लोग वहां आए थे और उन्होंने आकर अपना आभार प्रकट करने का काम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले करने का काम किया। मैं समझता हूं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी का आभार करने का काम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अवनीश जी, वैचारिक अनुष्ठान है और चूंकि राजपाल जी बहुत ही शब्दों के धनी व्यक्ति हैं, बहुत ही भारी भरकम शब्द उन्होंने इस पूरी निर्णय की पृष्ठभूमि में रच दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी का, आप चूंकि आप इस निर्णय का समर्थन करेंगे या आप भी इसी प्रकार के निर्णय का अनुकरण करेंगे या क्या कुछ नया करने वाले? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है कि जब रामनाथ कोविंद जी बने थे तो अमित शाह जी ने कहा था कि हमने पहला दलित राष्ट्रपति दिया। भूल गए थे, 17 बार कहा था, भूल गए थे कि उसके पहले किया 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 बार किया। हाँ बिल्कुल, किया नारायणन और ज्ञानी जैल सिंह ऑलरेडी बन चुके थे, उस वर्ग से आते थे। और इस बार जैसे आदिवासी आपने प्रेसिडेंट बनाया तो आप फिर से मतलब ये एक ऐसा पद है नवीन जी, मुझे लगता है इसको समाज जाति धर्म में नहीं बांधना चाहिए। जब देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बन रहे थे, अगर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू या अन्य दल थे उस समय और जो सांसद थे उस समय की सरकार की सोच थी, तो शायद क्या इतने योग्य राष्ट्रपति आपको मिल पाते। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अपनी सेवाएं दी इसी पद के लिए। आप देखें वीवी गिरी जैसे लोग महान लोग बने, जाकिर हुसैन जैसे लोगों ने अपनी सेवाएं दी, आर वेंकट रमन हो, किया नारायण। तो आप अगर इस पद को एक जाति विशेष वर्ग विशेष में बांध देंगे तो मुझे लगता है कम से कम ये गलत है। हाँ, हम ये मानते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू जी बन रही हैं, जो आदरणीय, वो निश्चित तौर पर इस पद के योग्य होगी। हमें उनकी योग्यता पर तनिक भी इसमें कहीं भी हमें लेश मात्र भी इसमें संकोच नहीं है। लेकिन नवीन जी, मेरी आपत्ति या ये कहूंगा ये लोकतंत्र का मजाक है कि आप राष्ट्रपति जैसे पद को, आप ऐसे गरिमामयी पद को कम से कम आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा साहब कि ज्ञानी जैल सिंह, तो बाद में लोगों ने जब पता किया कि ज्ञानी जैल सिंह कौन थे, जब इन्होंने कहा हमने दलित राष्ट्रपति दिया, तब लोगों को पता चला रे ज्ञानी जैल सिंह और वेंकटरमन भी दलित थे। तो नवीन जी, ये आश्चर्य इस बात का है, वो शायद यही कारण है कि नाच गाना जो इवेंट हो रहा है, राष्ट्रपति ऐसा पद नहीं है भाई। एक संविधान व्यवस्था है कि आपने अपना प्रत्याशी दिया, विपक्ष ने अपना प्रत्याशी दिया, लेकिन ये जो नाच गाना इवेंट हो रहा है नवीन जी, ये कहीं ना कहीं हर जगह वोटों की राजनीति। और ये मुझे बताएं, इससे आदिवासियों के जीवन यापन पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? आपने अभी 6 महीने पहले भी एक इवेंट किया था, उसके बाद आपको मालूम मध्य प्रदेश में कितनी आदिवासी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो गए। चेक करिए, 635 बलात्कार हो चुके हैं उसके बाद आदिवासियों के साथ। चाहे वो नेमावर की घटना हो, क्या वो आदिवासी नहीं थे? या वो नीमच की घटना हो, क्या वो आदिवासी नहीं थे? तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले आप उनको अच्छा जीवन यापन, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुरक्षा उपलब्ध कराइए। ये आप राष्ट्रपति बना दे, अच्छी, हम तो कह रहे हैं ना, ये संविधान की व्यवस्था है आपने लेकिन कम से कम नवीन जी, राष्ट्रपति जैसे पद को, जैसे आज भी प्रणब मुखर्जी को उनके निर्णयों की उनके नजीर दी जाती के साथ उनने ये निर्णय लिए। हम तो चाहते हैं कि योग्य राष्ट्रपति हो, जो भी बने कम से कम वो किसी के दबाव या किसी के प्रभाव में ना रहे। और राष्ट्रपति का अपना एक ऑरा होता है उसके। आज बार बार जब भी नाम लिया तो आर वेंकट रमन का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उस समय, अगर आज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार ओपन हुआ तो उसमें उस समय के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन का विशेष योगदान रहा। आज अगर आप प्रणब मुखर्जी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने इस तरह की नजीर पेश की अपने कार्यकाल के दौरान। और अगर आप, मैं तो एक बार और कहूंगा, अगर आप सोचते हैं कि आप आदिवासी को बनाकर आप वोट पालेंगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, जनता जागरूक है। जब मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो हमारी उस समय पंजाब में सरकार नहीं बन पाई नवीन जी, हम विपक्ष में थे। अगर आपके मापदंड हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, ये मापदंड बहुत छोटे हैं। और मुझे लगता है जनता काफी जागरूक है और खासकर इस तरह के पदों को सबको मालूम है कि राष्ट्रपति। मृगेंद्र सिंह साहब से प्रतिक्रिया ले जी। मृगेंद्र सिंह साहब, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में नृत्य उत्सव हुए, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने और आदिवासी समाज के कलाकारों ने तरह तरह का प्रदर्शन किया, खुशियां मनाई, बड़े पदाधिकारी सम्मिलित हुए, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, द्रौपदी जी अगर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है तो केवल इस कारण कि वो अनुसूचित जनजाति वर्ग की हैं, शायद नहीं। वो अपनी योग्यता और जिस तरह से एक बहुत ही गरीब
घर से निकल के समाज सेवा और पढ़ाई बच्चों करने के बाद जिस तरह से आगे आई हैं राजनीति में, धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली हैं। तो निश्चित रूप से केवल उन्हें एक समाज से बांध के रखना ठीक नहीं है। वो निश्चित रूप से देश की राष्ट्रपति बनने जा रही, तो राष्ट्रपति किसी वर्ग विशेष का नहीं होगा, पूरे देश की राष्ट्रपति होगी। ठीक है, इसके राजनीति में उपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी, एक खुशी की बात है कि अनुसूचित जनजाति की किसी बहुत ही पिछड़े गांव की महिला को भारत एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन ये कहना कि इसके आधार पर सारे हमें आदिवासी वोट मिल जाएंगे, ये कतई नहीं कहा जा सकता। अगर आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, मध्य प्रदेश को उठा के देख लीजिए। पिछले 2013 के चुनाव में कांतिलाल भूरिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र सिंह जी तोमर थे। क्या हुआ आदिवासी सीटों पर? अधिकतर आदिवासी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में अगर आज वहां कांग्रेस की सरकार है, तो कौन से भूपेश बघेल जी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं। नेता प्रतिपक्ष थे टी.एस. सिंहदेव, वो भी कौन से अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे, जब कहा जाता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जरूर मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे। केवल ये कहना कि अनुसूचित जाति वर्ग के उसके कारण किसी को वोट मिल जाते हैं, तो मैं तो कम से कम इससे सहमत नहीं हूँ। और द्रौपदी मुर्मू जी निश्चित रूप से अपनी योग्यता के दम पर यहाँ पहुँची हैं, और भारतीय जनता एनडीए ने अगर उनको उम्मीदवार बनाया है तो यह इनकी योग्यता है। केवल उन्हें एक उस वर्ग में बांट के रखना ठीक नहीं है। ठीक है, जिस समाज का कोई भी व्यक्ति शिखर पर पहुँचता है तो उस वर्ग में खुशी की बात होती है, तो खुशी अगर मनाई जा रही ठीक है, लेकिन उसके आधार पर अगर वोट सोचे कि मिलेगा तो किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। जी। राज्यपाल जी, क्या इसके पीछे का प्रयोजन वोट है या फिर सामाजिक उत्थान ही एकमात्र धारणा है? और अगर वो है तो फिर इतना जो प्रदर्शन उत्सव क्यों? नहीं, उत्सव तो निश्चित तौर पर हमारा आदिवासी समाज मना रहा है, जो जंगलों में रहता है, अपने रीति रिवाज परंपराओं के बीच में जीवन। अरे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हमारा मोर्चा है ना, वो हमारा एक मोर्चा है अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच में काम करने वाला, और उस मोर्चे के जो सदस्य है वो सब उसी वर्ग से आते हैं, तो उन लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। निश्चित तौर पर समाज के सभी लोग यह सोचते थे कि उनके बीच के लोग बड़े पदों पर नहीं पहुंच सकते, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाने का काम किया। तो कहीं न कहीं जैसा कि आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे, उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि निश्चित तौर पर बहन द्रौपदी जी मुर्मू जो है, उनका अपना एक राजनीतिक संघर्ष रहा है, अपना एक जीवन का संघर्ष रहा है। बहुत छोटी जगह से आज इस स्थान तक वो पहुंचे हैं संघर्ष के साथ में। वो जमीनी हकीकत से वाकिफ है, जमीनी समस्याओं से वाकिफ है, और इस प्रकार का व्यक्ति जब शीर्ष स्थान पर पहुंचता है तो कहीं न कहीं उन लोगों के बारे में भी चिंता करता है, जिस वर्ग से वो आता है, जिस स्थान से वो आता है, वो समस्याओं से भली भांति परिचित होता है, तो वहां बैठकर उनके समाधान की उचित व्यवस्था करने का काम करता है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में जिस प्रकार की व्यवस्था है, राष्ट्रपति का अपना एक सम्मान है, अपना एक स्थान है, उनको किसी धर्म जाति से नहीं बांधना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके पहले की सरकारों ने क्यों नहीं इस ओर ध्यान देने का काम किया? क्यों नहीं कभी सोचा कि इस देश के उस वर्ग को भी इस स्थान पर बिठाया जा सकता है? ये प्रश्न तो एक खड़ा होता है, तो ये स्वाभाविक प्रश्न है जो खड़ा होने का काम होता है आज की इस परिदृश्य में। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यहीं तक काम करने का काम नहीं किया है, इस वर्ग के लिए कई सारे काम करने का हमने काम किया है। मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा एक्ट लागू होने का काम अगर हुआ है तो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे आदिवासी बंधु जो भिन्न भिन्न दायित्वों पे रहे और महापुरुषों की गिनती में रहे, उनके सबका सम्मान करने का, उनकी जयंतियां, उनके बलिदान दिवस मनाने का काम भी इस सरकार ने शुरू किया। गौरव दिवस में हमने देखा है कि इस वर्ग के कई सारे ऐसे महापुरुष जो अंग्रेजों से भी लड़े, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, ऐसे लोगों को भी जहां समाज ने पूर्ववर्ती सरकारों ने भुला दिया था, उनको भी हमने लाकर उनके सम्मान और उनके सम्मान में शासकीय स्तर से भी
कई सारी योजनाओं के माध्यम से उस वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। अभी हम जो है ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके वनवासी आदिवासी बंधुओं के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, इस दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं और उसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। आज की बहस जो है कहीं ना कहीं इस दिशा में अगर जाने का काम हो रही है कि सिर्फ ये कह देने से हमें राजनीतिक लाभ लेने की बात है, तो ऐसा नहीं है। हम हमारे आइडियोलॉजिकल जो अनुष्ठान है उस अनुष्ठान को सिद्ध करने का काम कर रहे हैं। अगर हमने अंत्योदय की बात की है तो हमारे कार्यों से, हमारे निर्णयों से वह बात साबित होने का काम हो रहा है, जिससे कि हमें समाज में विश्वास अर्जन होने का काम हो रहा है। समाज ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात को कहकर अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी, अवसर मिलने पर उसको सिद्ध करने का काम किया। उन मंत्रों को हम सिद्ध करने का काम हमारे कार्यों के माध्यम से कर रहे हैं। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अवनीश, बड़े हास्यास्पद बात है कि 17 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भाजपा को, शिवराज जी को कभी आदिवासियों की सुध नहीं आई। 2018 में चुनाव हारने के बाद उनको लगा कि हाँ अब कुछ गड़बड़, तो अब दोबारा सत्ता में आए तो 17वें साल में इन्होंने सभी प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। खैर, ये कह रहे थे कि क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो तो मैं बताना चाहता हूं नवीन जी, आप भी जानते हैं, अपन ने कई फिल्में भी देखी होंगी पहले, जंगलों के ऊपर हेमंत बिरजे की कई फिल्में आती थी, उनका क्या रहन सहन होता था। अगर 70 साल 80 साल पहले आप जाएंगे तो आदिवासी एरियो में, इलाकों में आप पहुंच नहीं सकते थे, वो बात नहीं कर पाते थे, उनकी भाषाएं अलग होती थी, कपड़े नहीं पहनते थे, वो दवाइयां लोगों से बात, वो ये समझते थे कि जो हम आम जन जो हैं ये दुनिया उनकी है ही नहीं, वो अलग दुनिया के प्राणी अपने आप को मानते थे। हमारी सरकारों ने ये किया है, आदिवासियों का परिचय कराया है इस दुनिया से। और बाकी आप कह रहे क्या किया, हमने बैंकें बनाई जिनको आप लगातार बेच रहे हो, हमने कई पब्लिक सेक्टर बनाए जिनको आप लगातार बेच रहे हो, हमने सड़कों का निर्माण किया, हमने रेलवे लाइनों का निर्माण किया, हमने स्टेशनों का निर्माण किया, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और जिसके कारण से कहीं ना कहीं इस देश का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, सभी लाभान्वित हुए। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि आप सिर्फ इसी को आधार बनाकर अगर चुनाव, अगर आप राष्ट्रपति पद का लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो साफ कहते हैं, अभी मृगन जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि इसको अगर आप वोट का आधार मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बचकाना है। और सबसे खास बात है कि इतने महत्वपूर्ण पदों को आपको राजनीति के दायरे में नहीं लाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ना, अगर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में सोचते तो जो उस समय जब भारत का एकीकरण हुआ, आप देखें भारत का मर्जर एग्रीमेंट पर साइन हुए, भारत पूरे 565 रियासतों में बटा था, वो इस तरह के कामों में उस समय के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर उस समय ये सोच लेते आप कि नहीं साहब आदिवासी वर्ग को बना दो, तो क्या भारत में देखिए इस तरह की जो चीजें हुई, जो भारत इतने आगे आ पाए, वो भारत जिसमें सन 47 में सुई नहीं बनती थी, जिसमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, जिसमें बैंक थे नहीं, साहूकार लोग लोन देते थे और कर्जा और ब्याज वसूलते थे, अगर ऐसा उस समय की सरकारें सोच लेती राज्यपाल जी, तो क्या आज हम जहां तक पहुंचे हैं, आप लोग जहां तक पहुंचे हैं, आप पहुंच पाते क्या? आज आपकी सरकारें, आपका ये कहना है कि आदिवासी नेतृत्व तो सक्षम नहीं है, राजपाल जी, आपका ये कहना है कि राजपाल जी, मैंने पहले ही कहा, राजपाल जी कृपया करके बात को मत घुमाइए, मैं इस पे आप कर लेना। आपके कहने का अर्थ यही जा रहा है कि मैंने शुरुआत में ही कहा, मैंने शुरुआत, वो बन जाते, आपने शायद सुना नहीं राजपाल जी, बाद में लिंक आएगी तो देख लेना, सुन लेना। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उनकी योग्यता पर हमें तनिक भी लेश मात्र भी संकोच या शक नहीं, कृपया करके यही मानसिकता है। नहीं राजपाल जी कृपया करके आप बात को घुमाइए नहीं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप वही चाहते हैं। नवीन जी, इस तरह की बहस में मतलब नहीं होता, तो मानेंगे भी नहीं, ये नहीं कि यही खासियत है। मैंने शुरुआत में ही कहा, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा राजपाल जी, मैंने यही कहा कि उनकी योग्यता पर, मुनमुन जी की योग्यता पर, द्रौपदी जी की योग्यता पर हमें तनक भी, इतना भी संकोच या शक नहीं है, इतना भी शक नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो आप गंदी राजनीति कर रहे हो देश में, जो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हो, उस पर हमें आपत्ति है। इस तरह का गंदा काम मत करो। कल को आप कहोगे सारे पद, वैसे भी राज्यपाल पद की गरिमा तो आपने गिराई दी है, अब राज्यपाल पद को कोई सीरियसली नहीं लेता। एक समय राज्यपाल पद का भी हो रहा होता था, राज्यपाल तो आपको सुबह 4 बजे शपथ दिला देते हैं आपकी सरकारों को, और जैसे ही कहीं की सरकार है कि तो आप कोरोना में लेट जाते हैं, तो आप अपने, अब आप राष्ट्रपति पद को भी मत डालिए इसमें। मेरा निवेदन है, विनती है आपसे, राष्ट्रपति पद को राजनीति से परे बना रहने दें राज्यपाल जी, मत करिए, मेरी इसी पर आपत्ति है। बाकी द्रौपदी जी की योग्यता पर हमें इतना भी शक नहीं। चलिए, ये सब कह रहे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करो। आपने
अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मृगेंद्र जी, अभी एनडीए ने तो ठीक है, एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब यूपीए की भी तो अपनी एक, अभी यूपीए भी तो अपना निर्णय लेगा और उसके बाद फिर जनता निर्धारित करेगी कि भाई किसका निर्णय सही था, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो जनता के ही चुने हुए जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि निर्धारित करेंगे कि किसके साथ खड़े हों। तो अब कांग्रेस को भी एक सामने सोचना पड़ेगा कि वो एक उपयुक्त विकल्प लेके आए, क्योंकि 60-70 सालों में कोई सा भी समाज हो, सारे समाजों ने अच्छा विकास किया है। कांग्रेस के शासनकाल में आई जो आरक्षण की नीतियां थीं, उनसे समाज के उन तबकों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा है, वो मुख्य धारा में शामिल हुए। फिर बाद की जो सरकारें आई उन्होंने उन नीतियों को और सुदृढ़ किया, आज भी वो चल ही रहा है। तो जो लोग सुदृढ़ हो गए हैं, संघर्ष करके उस धारा में आ गए हैं, निश्चित रूप से उनको अवसर मिलना चाहिए। क्या कहें? देखिए, 2-3 सवाल हैं। देखिए, विकास और शिक्षा दो ऐसी चीज़ हैं कि ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ना इसकी कोई सीमा है। विकास आप जितना करेंगे, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल, आप हर साल देखिए कुछ न कुछ विकास होता है। जो भी सरकारें नहीं हो, जिस राज्य की बात करें, हर साल विकास की गति होती है। 1 किलोमीटर रोड, 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 4 फीट की, फिर 6 फीट की, 8 फीट की डबल। ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। उसी तरह शिक्षा भी एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। हम आप आज चैनल की बात करते हैं, फिर दूसरे मीडिया में जाते हैं, आज कोई बीए करता है, एमएससी, पीएचडी, फिर एक सब्जेक्ट में पीएचडी, फिर एक सब्जेक्ट में एमएससी। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि लगातार ये चीज़ें होती रहती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। सबका ये होता है कि हर सरकार चाहती है कि उसके जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, उसके लिए वो हर संभव प्रयास करती है। रही बात दूसरी कि कैंडिडेट कौन होगा, अब कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे यूपीए का कौन होगा, अभी तो यशवंत सिन्हा जी की बात चल रही थी, लेकिन तय होगा कौन होगा, क्योंकि कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप देख चुके हैं नवीन पटनायक जी जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि और सब अपने सदस्यों से, विधायकों से अनुरोध किया, सांसदों से, कि वे उड़ीसा की बेटी को ही अपना मत दें। तो उसके बाद ये तय हो गया कि 5,65,000 से अधिक मत द्रौपदी मुर्मू जी को मिलेगी। उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। ऐसे में किसी को भी उम्मीदवार बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए एक निर्णय लेना चाहिए कि अगर ये हो भी सकता है, अगर बड़ा निर्णय, लेकिन अगर राष्ट्रपति पद का चयन वो भी एक अनुसूचित जनजाति की और सर्वसम्मति से बन जाए तो देश में एक अलग ही नजीर बनेगी। अगर लेते हैं तो एक अच्छा संदेश जाएगा, और अगर लेते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का नाम प्रस्तावित करके एक बड़ा निर्णय लिया है। समाज की मुख्य धारा में जो हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष करके एक मुकाम बनाया है, अब ज़रूरत है उनको और उच्च मुकाम तक पहुंचाने की, ताकि वो गांव गरीब किसान की पीड़ा को भली भांति समझते हैं, इस देश की नब्ज को भली भांति समझते हैं। उनको जितने पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे उतना बेहतर होगा, और उनके नाम पर तमाम विपक्षी दल भी सहमत हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर क्या निर्णय लेती है। IND एजेंडा में नहीं, अब बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।